नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार हुजूने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। हम ज्योग्राफी देख रहे हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं। कल हमने बताया था कि पृथ्वी में या पृथ्वी के अंदर, क्योंकि आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर अलग अलग चट्टानें पाई जाती हैं और सभी चट्टानें मूलतः किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं? तो आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी हुई हैं। आग्नेय चट्टानों के आगे की बात की जाए तो आग्नेय चट्टानों से ही हमने दोनों चट्टानें निकाली थी। जैसे कायांतरित, कुछ चट्टानें डायरेक्टली आग्नेय चट्टान से कायांतरित में बदल रही थी और कुछ चट्टानें अवसादी चट्टानों में बदल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि आग्नेय चट्टानें मूल रूप से मूल चट्टानें हैं और उसी से बेसाल्ट चट्टानें भी उसी से बनती है, जिसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी किन चट्टानों से मिलकर बनी है? बेसाल्ट चट्टानों से। और कई बार बेसाल्ट न देते हुए सीधे सीधे आग्नेय दे देता है, तो आपको आंसर आग्नेय टिक करना है। अब देखो, पृथ्वी की हमने आंतरिक संरचना को समझा था। इस तरह से मैंने बताया था कि पृथ्वी, इस तरह से हम आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। जो ऊपरी भाग होता है पृथ्वी का, इसे भूपर्पट्टी कहते हैं। बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं और जो एकदम अंदर वाला भाग होता है जिसे हम क्रूड कहते हैं। मैंने कहा था कि ये जो ऊपर भूपर्पट्टी वाला जो भाग होता है, ये भूपर्पट्टी वाला भाग, इंक भर लिया उनमें, भूपर्पट्टी वाला भाग जो है, ये एरिया ऊपर से लगभग 40 किलोमीटर तक की गहराई का होता है। अब ये कहाँ कहाँ 40 किलोमीटर की गहराई का होता है? तो याद रखना, पृथ्वी पर कुछ जगह पर जल पाया जाता है, क्योंकि जो स्थल वाला भाग है उस पर जल और स्थल, ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। जल और स्थल वाले भाग में अगर हम कहें कि पृथ्वी का जो ये वाला पोर्शन है जिसे हम धरातल कहते हैं, वहाँ पर कितनी मोटाई है? तो जो स्थल वाला भाग है यहाँ पर लगभग 40 किलोमीटर की मोटाई है, यानी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास की मोटाई है। कहाँ पर? स्थल वाले भाग में। लेकिन वहीं के वहीं जो धरातल वाला भाग है, धरातल से उठकर हम इस जल वाले भाग पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी की या इसकी जो मोटाई है ये कुछ 12 से 15 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, यानी 12-15 या फिर 12 से 20 किलोमीटर के आसपास की होती है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है कि स्थल पर धरातल की या फिर इन सभी चीज़ों की जो मोटाई है ये 40 किलोमीटर होती है, और जल पर या जहाँ पर जल मंडल पाया जाता है वहाँ पर 12 से 20 किलोमीटर की क्या होती है? मोटाई होती है। पृथ्वी का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा। और इसी मैग्मा के कारण ये जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें हैं, प्लेटें ये क्या होती है? तैरती हैं। कौन सी धारा द्वारा? संवहन धारा द्वारा तैरती हैं। जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ताप और दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो देखो, ताप और दाब जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पृथ्वी का जो मैग्मा होता है ये बाहर निकलने लगता है। अब मैग्मा कैसे बाहर निकलेगा? तो मैग्मा इस धरातल को तोड़कर बाहर निकलने लगता है। और मैग्मा किस रूप में बाहर निकलेगा? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए मैंने कहा था कि हम मुख्यतः ज्वालामुखी और दूसरा है भूकंप, इन दोनों के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझेंगे। अब ये जो ज्वालामुखी है, तो ये जो मैग्मा है, अंदर का जो मैग्मा है, ये बाहर निकलता है पृथ्वी से। अब क्या होता है? ज्वालामुखी निकलता कैसे? कुछ इस तरह से ज्वालामुखी निकलेगा। मान लो कि ये जो लावा है, लावा धीरे से बाहर निकलेगा, इस तरह से आएगा। तो लावा, ये हमारी धरातल है, इस तरह से समझ लीजिए आप लोग। ये पृथ्वी का भूपर्पट्टी वाला एरिया है और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। यहाँ से कोई ज्वालामुखी मान लो बाहर निकल रहा है, तो ये सीधे ऐसे बाहर निकलेगा। अब कैसे निकलेगा? कोई ना कोई दरार चाहिए से, एक तो दरार से निकलेगा, या फिर सीधे सीधे यहाँ से कोई गड्ढे के रूप से सीधा सीधा बाहर निकलता है। जैसे ये बाहर निकलता है तो यहाँ पर इसका क्या बन जाता है? मुंह। क्या बन जाता है? मुंह। इस मुंह को बोलते हैं क्रेटर कहते हैं। तो याद रखना, ये पूछा जाता है कि ज्वालामुखी के मुंह को क्या बोलते हैं? क्रेटर। और कई बार क्या हो जाता है, जब ये ज्वालामुखी, जब तक कि इसमें लावा निकलता है या लावा निकलते रहता है, कई सारी गैसें निकलती है, निकलने के बाद में जब लावा, गैसें, ये सब निकलना बंद हो जाता है, यानी इसका उद्गार होना बंद हो जाता है, तो यहाँ पर क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्रेटर झील का निर्माण होता है।
इस चीज़ को आपको याद रखना है कि क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है। तो जब ज्वालामुखी से लावा या फिर कई सारी गैसों का निकलना बंद हो जाता है तो उसमें क्रेटर झील का निर्माण होता है। एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें से यानी जो ज्वालामुखी है इसमें से कौन कौन सी चीज़ें निकलती है। पहली तो लावा, क्यों? क्योंकि अंदर होता है तो इसके अंदर जो होता है वो तो रहता है मैग्मा होता है। क्योंकि अगर पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है उसे हम अंदर कहते हैं मैग्मा, बाहर निकला तो लावा, तो पहला लावा निकलता है। उसके बाद में क्या निकलता है? गैसें निकलती हैं, बहुत सारी गैसें निकलती है, जलवाष्प निकलता है, जलवाष्प, ठीक है, गैसें निकलती है, जलवाष्प निकलती है, भाप, ठीक है, इस तरह की चीज़ें निकलती है। और ये जितनी भी चीज़ें निकलती है इसे बोलते हैं सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर। तो जो लावा जैसे ही पृथ्वी पर आता है ऊपर और वो जमने लग जाता है उसे हम सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर। तो मैग्मा जब पृथ्वी पर लावा के रूप में आता है और बाहर निकलता है उसे हम सिंडर कहते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो ज्वालामुखी होता है इसे हमने 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से ज्वालामुखी? एक एक्टिव ज्वालामुखी यानी सक्रिय, विषुप्त, सुषुप्त और शांत। इस तरह से हमने ज्वालामुखी को 3 भागों में बांट दिया है। ज्वालामुखी के भाग, पहला तो है एक्टिव ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, आप सक्रिय ज्वालामुखी को यूँ समझ सकते हो कि जो ज्वालामुखी होता है ना, पृथ्वी के अंदर की जो आग होती है यही आग पृथ्वी से बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? जब बहुत अंदर प्रेशर बन जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो ये चीज़ें क्या हो जाती है? बाहर निकलने लग जाती है। कई सारी चट्टानें पिघल जाती है तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चट्टानें, जो लावा होता है उसका जो मैग्मा होता है चट्टानों को पिघला देता है। यही मैग्मा बाहर निकलता है। यही मैग्मा चलकर आगे चलकर कई सारी चीज़ों का, जैसे बैथोलीथ, लेथोलीथ, फेकोलीथ, है ना, हमने जिस तरह के जितने भी ऐसे चट्टानों के बारे में पढ़ा जो कि आग्नेय चट्टानें थी और इन चट्टानों का नामकरण किया था। तो सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी कहते हैं जिसमें अभी भी उद्गार चल रहा है। तो इसमें लगातार क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है। यानी क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है, लावा क्या हो रहा है? निकल रहा है, ठीक है, और इसका क्या हो रहा है? उद्गार, ठीक है, लगातार अभी भी उद्गार क्या है? चालू है। कुछ एक्टिव ज्वालामुखी है जिनके बारे में बहुत एग्जामिनर पूछता है, जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। पहला उदाहरण माउंट एटना, ठीक है, माउंट एटना ये इटली का है, माउंट एटना, माउंट एटना। उसके बाद में स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, ठीक है। ये जो स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यानी अभी भी यहाँ से गैसें निकल रही है और गैसें कैसी है? ज्वलनशील है। इसी वजह से जो भूमध्य सागर में जो नौकायान करने जो लोग जाते हैं उन्हें आज भी यहाँ से लाइट की तरह या चिंगारी की तरह दिखाई देता है। तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, स्ट्रोम्बोली को। किलायु, ठीक है, किलायु ये भी अभी एक्टिव ज्वालामुखी है। कहाँ पर है ये? हवाईयन द्वीप पर, यूएसए का हवाईयन द्वीप पर है, हवाई द्वीप पर स्थित है। कौन सा? किलायु, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्वालामुखी है। भारत में भी है बैरन, तो भारत के पास भी है। ये पहले जो था प्रसुप्त में था, लेकिन अब इसे एक्टिव ज्वालामुखी में कह दिया गया है बैरन, क्योंकि इसमें अभी तक के उद्गार नहीं हुआ था बैरन। तो बैरन आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ का है? भारत का है। भारत में भी कहाँ का है? तो अंडमान निकोबार में, अंडमान एवं निकोबार में, ठीक है। इस तरह से अंडमान और निकोबार में। तो ये तो हुए सक्रिय ज्वालामुखी। कुछ ज्वालामुखी प्रसुप्त होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें
काफ़ी दिनों से कोई उद्गार नहीं हुआ है, तो बहुत सारे दिनों से कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना है ना। तो भविष्य में कभी उद्गार हुआ था और आगे उद्गार होने की संभावनाएं होती है। मतलब ये कभी भी जग सकते हैं, कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है, तो इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे विसुवियस ये कहाँ का है? भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर में स्थित है, भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर में। फ्यूजियामा जापान का, फ्यूजियामा कहाँ का है? ये जापान का, फ्यूजियामा जापान का। कुछ उदाहरण इसका मेयन फिलीपींस, मेयन कहाँ का है? फिलीपींस का है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी इसमें बहुत दिनों से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन आगे उद्गार होने की संभावनाएं हैं। जैसे विसुवियस भूमध्य सागर का है, फ्यूजियामा जापान का है और मेयन फिलीपींस का है। तीसरा प्रकार इसका शांत ज्वालामुखी, ठीक है, शांत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? ये वे ज्वालामुखी होते हैं जो अब इनके अंदर, इनका जो क्रेटर होता है, इनका मुंह होता है, इनके अंदर क्या भरा गया है? पानी भरा गया है और इन्होंने क्रेटर झील का निर्माण कर दिया है। तो देखो, भविष्य में कोई उद्गार होने की कोई संभावनाएं नहीं होती। तो भविष्य में कोई भी उद्गार होने की कोई संभावनाएं नहीं होती है शांत ज्वालामुखी के। जैसे इसका उदाहरण है, इसमें आप पोपा ये म्यांमार का है, उदाहरण के लिए पोपा म्यांमार का है, ठीक है, म्यांमार। उसके बाद में किलिमंजारो ये साउथ अफ्रीका का है, किलिमंजारो, पोपा, ठीक है। इस तरह के ऐसे ज्वालामुखी जो कि शांत ज्वालामुखी होते हैं, जैसे पोपा म्यांमार का है, किलिमंजारो यूएसए का है, तो इन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो हमने देखा सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं, इनमें उद्गार कैसे होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में शांत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी को हमने 3 तरह से कैटेगराइज किया है, जिसमें सक्रिय, जिसमें लगातार क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है। अब कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं, जैसे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, और ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है जो ज्वालामुखी से ही बना है। तो पहला तो है, अब देखो ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं, तो सबसे अधिक ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी है, ठीक है, इसे फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं। अग्निवलय क्या कहा जाता है? अग्निवलय ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये एशिया क्षेत्र का, मतलब एशियन पैसिफिक क्षेत्र है, जो प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है, यह प्रशांत महासागर की परिमेखला है। प्रशांत महासागर की क्या है? ये परिमेखला है। यह प्रशांत महासागर की परिमेखला है। तो ये पूछा जाता है कि अग्निवलय कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा यहीं पर ही क्या आते हैं? ज्वालामुखी आते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तो कई बार पूछा जाता है सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ जाते हैं, तो फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन यहाँ पाए जाते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये कौन कौन सा क्षेत्र है, तो आपको बता दूं, ये एशिया प्लस अमेरिका,
ये वो एरिया है जहाँ पर ये अग्निवलय पाई जाती है और सबसे ज़्यादा यहीं पर ही क्या आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। कहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, इसे भी देख लेते हैं। तो देखो क्या कहा मैंने, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी या ज्वालामुखी पर्वत, तो कोटोपेक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरी बात क्या है, ओजोस डेल सलाडो जो है ना, ये एंडीज में है, और ये कोटोपेक्सी कहाँ पर है, तो इक्वेडोर। ओजोस डेल सलाडो जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला पर अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना में। और एक ऐसा है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, ओजेस डेल सलाडो है। कोटोपेक्सी सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना कि सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी है, इक्वेडोर में स्थित है। ओजोस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, इक्वेडोर भी उधर ही स्थित है एंडीज पर्वतमाला पर, और ये अर्जेंटीना में पड़ता है, और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी, ठीक है, ये भी याद रखना। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ ये वो ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्वालामुखी वाली चीज़ें समझ में आई होगी कि ज्वालामुखी, ये 3 ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोटोपेक्सी ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक ऊंचा पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपेक्सी है। कहाँ पर स्थित है, इक्वेडोर में स्थित है। ओजोस डेल सलाडो ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है और अर्जेंटीना में पड़ता है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। और शांत ज्वालामुखी जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, एकांकागुआ है। ये तीनों के तीनों दक्षिण अमेरिका में आते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग, ये तो हुई ज्वालामुखी की बात। तो पृथ्वी की एक आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमने ज्वालामुखी का भी बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। और यही ज्वालामुखी इसी से लावा निकलता है, और लावा निकलने से कई सारी चीज़ें निकलती है। इनमें बहुत सारे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब क्या होता है, ये ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए बहुत कारगर हुए। जैसे इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ संवहनित धाराएं हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं कि लावा जो कि लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर लिक्विड पदार्थ भी भरा हुआ है, ठीक है।
और पृथ्वी की आंतरिक संरचना अंदर कुछ लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। और सबसे अधिक आपने देखा होगा तो सबसे अधिक ज्वालामुखी जितने भी हैं ये कहाँ पर आते हैं, तो सबसे अधिक आते हैं जलीय क्षेत्र में आते हैं, यानी जहाँ पर महासागर पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में आते हैं। अब चलते हैं हम भूकंप की ओर। तो दूसरा स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए भूकंप। ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दूसरा स्रोत है भूकंप। भूकंप क्या है, तो देख लो, भूकंप को आप ऐसा समझ लो कि ये हमारी धरातल है और धरातल से हम नीचे आएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि पृथ्वी की संरचना हमने कुछ इस तरह से देखी हुई है, ठीक है, और इस तरह से है। तो ये हमारी क्या है, भूपर पट्टी है। भूपर पट्टी यानी भूतल है, भूतल लिख देता हूँ, ठीक है। ये भूतल है हमारा, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और यहाँ पर कोई भूकंप का केंद्र है तो इसको बोलेंगे केंद्र। और इस केंद्र के एकदम सीध में जो पाया जाता है इसे बोलते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। अधिकेंद्र ये पूछा जाता है कि अधिकेंद्र कौन सा होता है। तो भूकंप के केंद्र से सीधे धरातल पर लंबवत जो लाइनें बनती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। और ये लंबवत होती है, यानी 90 अंश का एंगल बन रहा है, आप देख लीजिए 90 अंश का एंगल बन रहा है, इसे कहते हैं भूकंप, ठीक है। अब ये जो भूकंप आता है ना, तो भूकंप से 3 तरंगें निकलती हैं। क्या निकलती है? 3 तरंगें निकलती हैं। कौन कौन सी 3 तरंगें निकलती हैं? तो पहली बात तो ये भी याद रखो, एक तो एस तरंगे, पी तरंगे और एल तरंगे, 3 तरंगें निकलती है। एस तरंगे, पी तरंगे, एल तरंगे। इन तीनों का कार्य क्या है? भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है, अध्ययन को कहते हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा इसको मापा जाता है, तो इसका मापन सिस्मोग्राफ से करते हैं, ठीक है। मापन की पद्धतियाँ अलग है, लेकिन सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, इसका मापन करते हैं। इससे कुछ तरंगें निकलती हैं। जब भूकंप आता है तो भूकंप से कुछ तरंगें निकलती हैं। और कौन कौन सी तरंगें हैं? तो उन तरंगों का निर्माण होता है, एक तो होती है एस तरंगे, दूसरी होती है, पहली होती है एस पी तरंगे, एस तरंगे और फिर एल तरंगे। तो देखो, भूकंप के मापन से 3 तरंगें निकलती हैं। तो इससे तरंगे कौन कौन सी होती हैं? पी तरंगे, जिसे हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, पी तरंगे, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे निकलती हैं। पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे, ये क्या होती है? ये तरंगे जो निकलती है, ये तरंगे सबसे अधिक, इनको यूँ समझ लो कि जो पी तरंगे हैं, ये तरंगे कैसी होती है? बहुत तेज़ी से चलती हैं। इनकी स्पीड जानेंगे कि इनकी स्पीड क्या है, ये किन किन माध्यमों में चलेगी। तो देखना, जो पी तरंगे हैं यह तीनों माध्यमों में चल सकती है, तीनों माध्यमों में चलती है। माध्यम मतलब ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों माध्यमों में चलती है। पहली बात पी तरंगों के लिए। दूसरी बात पी तरंगों के लिए क्या है? मैंने कहा कि ये माध्यम कौन कौन से हैं, इनकी स्पीड, इसकी गति होती है, गति। अब ये जो गति है, इसकी गति 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर पर सेकेंड की गति होती है, ठीक है। पी तरंगे के बाद में आ जाती है एस तरंगे। एस तरंगे, यह इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे, द्वितीय तरंगे, ठीक है। एस तरंगे, यह द्रव में नहीं चलती, यानी ठोस और गैस में ही चल सकती है, ठीक है। यह तरंगे केवल ठोस में चलती है, ठोस में चलती है, ठोस में चलती है। कौन सी तरंगे? एस तरंगे। इसे गौण तरंगे भी कहते हैं, गौण तरंगे। गौण, ये ना है, गौण तरंगे, 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 गौण तरंगे, ठीक है। इसे गौण तरंगे भी कहते हैं। इसकी जो गति होती है, स्पीड, ये होती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके लिए याद रखना, यह
भूकंप आने पर पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है? कौन सी? जो पी तरंग है। भूकंप आने, यह भूकंप आने पर पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती है। तो सबसे पहले कौन सी पहुंचती है? पी तरंगे पहुंचती है। एस तरंगे, इसकी स्पीड ये होती है, यह पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती है। और याद रखना, जो पी तरंगे हैं ना, यह पृथ्वी के केंद्र पर भी पहुंच जाती है, यानी पृथ्वी के केंद्र में भी पहुंच जाती है। मैं आपको बताऊंगा शैडो जोन क्या है, ठीक है, यानी छाया क्षेत्र। किसका? एस और पी तरंगों का छाया क्षेत्र, ठीक है। तो इसे गौण तरंगे। तीसरी तरंगे आ जाती है एल तरंगे, ठीक है। एल इसका नाम क्यों दिया? क्योंकि इसकी जो खोज थी लो व्यक्ति ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? लो ने की थी। इसके खोजकर्ता लो जी थे, इसी वजह से इसका नाम एल तरंगे रख दिया। आगे चलकर इसी का नाम आर तरंगे कर दिया जाता है, ठीक है। इसे सतही तरंगे भी कहते हैं, इसे सतही तरंगे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से चलती है, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से चलती है। कैसी चलती है? पृथ्वी की सतह से चलती है, यानी पृथ्वी की सतह से चलती है। और याद रखना, यह हानिकारक नहीं होती। जो पी तरंगे होती है ना, यह हानिकारक यानी हार्मफुल, यह हानिकारक नहीं होती। मतलब यह हानि कम पहुंचाती है, नहीं के बराबर। यह हानिकारक होती है, यह हानिकारक होती है, मतलब ये ज़्यादा हानि पहुंचाती है एस तरंगे, और ये सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। यह विनाशकारी होती है, विनाशकारी। हानिकारक से भी एक गुना आगे, यही पूरी पृथ्वी को हिला कर रख देती है। कौन सी तरंगे? एल तरंगे। तो एल तरंगे यह विनाशकारी होती है। कैसी होती है? विनाशकारी होती है, यानी इसके आने से बहुत ज़्यादा पृथ्वी डिस्टर्ब हो जाती है और चलने में दिक्कत होती है, मतलब विनाशकारी होती है। यह सभी माध्यमों में चल सकती है, यह सभी माध्यमों में चल सकती है। इसकी गति नहीं देखी हमने, है ना, गति लिखी नहीं है, तो इसकी गति भी देख लो। इसकी गति 2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 2 किलोमीटर। जितनी कम गति उतनी ज़्यादा हानिकारक। यह आगे चलकर इसका जो नाम है आर तरंगे हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका नाम आर तरंगे, या इसे आर तरंगे भी कहते हैं, इसे आर तरंगे भी कहते हैं। याद रखना, किसको आर तरंगे कहते हैं? क्योंकि मेंस में इन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, भूकंप पर लिखिए। अब जैसे भूकंप का आ गया, ठीक है, सुनामी का आ गया। याद रखो कि सुनामी कैसे आती है। सुनामी जब ज्वालामुखी जब ओशियनों में आता है, महासागरों में जब ज्वालामुखी आता है, तो यही ज्वालामुखी आगे चलकर सुनामी का रूप भी धारण कर लेता है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर अगर हलचल हुई, अब सुनामी आने के कोई एक ही रीज़न नहीं है, वहाँ का दाब क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ का ताप दाब, ये सभी चीज़ें पर डिपेंड करता है कि सुनामी को जन्म कैसे लेना है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि सुनामी कैसे जन्म लेती है। तो इतनी चीज़ें हुई एस तरंगे पी तरंगों के बारे में, यहाँ तक जान लिया होगा आप लोगों ने। तरंगों के बारे में कुछ जानकारी है। ये जो तरंगे हैं, जितनी भी तरंगे मैंने यहाँ पर बताया है, ये तरंगे अगर घनत्व बढ़ जाए, पहली बातें कुछ निष्कर्ष निकाले हैं यहाँ पर, निष्कर्ष, ठीक है। अगर कुछ छूट गया हो तो मैं उसे भी देख लूँगा। निष्कर्ष निकालते हैं। पहली बात, अगर घनत्व बढ़ जाए, किस चीज़ का घनत्व, ठीक है, तो जहाँ भी घनत्व बढ़ा, अगर घनत्व बढ़ जाए तो याद रखना इन तरंगों का वेग भी बढ़ जाता है। तरंगों का वेग,
कौन सी तरंगे, ये सभी तरंगों का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर घनत्व जो है, घनत्व यदि घट गया तो तरंगों का जो वेग है, तरंगों का वेग ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है निष्कर्ष में कि यदि घनत्व बढ़ा तो तरंगों का जो वेग है बढ़ने लगता है, और घनत्व घटा तो तरंगों का वेग घटने लगता है। मैं भी बताऊंगा कि ये कहाँ पर काम आएगा, जब शैडो जोन बनाएंगे, यानी जब छाया क्षेत्र बनाएंगे एस तरंगे और पी तरंगों का, तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से। उसके बाद में क्या हो जाता है, जो एल तरंगे होती है ये द्रव में नहीं चलती है, यानी लिक्विड में नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये किस में चल रही है, ठोस अवस्था में चलती है। तो एस तरंगे या इसे कहते हैं गौण तरंगे, गौण तरंगे द्रव में नहीं चलती, ये द्रव में नहीं चलती। तीसरी बात याद रखना, जो पी तरंगे है पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचती है, पी तरंगे पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचती है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने वाली कौन सी तरंगे, मात्र पी तरंगे हैं। ठीक है, अब याद रखना अलग अलग माध्यम, जैसे ठोस, द्रव और गैस, अलग अलग माध्यमों में चलने पर ये जो तरंगे हैं ये परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। अलग अलग माध्यमों में चलने पर ये तरंगे परावर्तित एवं अपवर्तित होती हैं। ठीक है, तो परावर्तित और अपवर्तित होती है, इनके बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखना है। तो ये तरंगों के बारे में हो गया। अब देख लेते हैं, यहाँ लिख लिया होगा, अगर आप लोग लिख रहे हो नोट्स आप बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने शुरू से पूरी ज्योग्राफी को डाला हूँ। मतलब ज्योग्राफी का ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जिसे आपको किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं NCERT, कुछ मेरे नोट्स हैं और कुछ और अन्य स्रोत जहाँ से मुझे लगता है मैं उन सभी बुकों की जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सफिशिएंट है इतना ही। अगर किसी ने आपको 300 शब्दों में लिखने के लिए कह दिया तो इससे ज़्यादा और क्या लिखोगे 300 शब्दों में। क्यों? क्योंकि अगर मैं जितना बोल रहा हूँ ना, अगर मैं इनकी एक एक चीज़ों को डिफाइन करूँ तो 300 तो क्या 500 शब्द भी कम पड़ जाएंगे। तो कोशिश यही करो कि मैंने जो चीज़ों को शॉर्टकट में लिखा है, अगर आप उसको पूरा लिखोगे ना तो 500 या 600 शब्दों में भी लिख दोगे। तो इतना ही लिखना होता है मेंस में भी। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, शैडो जोन, छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र किसका? पी तरंगों का, पी तरंगों का। ठीक है, याद रखना पी तरंगों का छाया क्षेत्र देख रहे हैं हम लोग, पी तरंगों का दिखाई दे रहा है ना बराबर। ठीक है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र, इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, और इसका थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक, अब ये कौन सा पोर्शन है तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। हमने इस तरह से बनाया था, ये आपका भूपर पट्टी हो गया, भूपर पट्टी यहाँ से यहाँ तक के। ये आपका क्या हो गया? मेंटल हो गया। और ये आपका क्या हो गया? क्रूर हो गया। तो पृथ्वी को भी मैंने ऐसे अंदर के 3 भागों में बांट दिया है। ये आपका क्या भूपर पट्टी यानी क्रस्ट है, क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब आपको इतनी सी बातें याद रखना है। क्रूर, अगर मैं कहूँ कि जो भूकंप है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, भूकंप अगर यहाँ से आ रहा है, अब देखना जितनी चीज़ें मैंने लिखवाई है उन्हीं चीज़ों पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है? ये भूपर पट्टी है,
ये मेंटल है और ये क्रूड है। ये कैसा पोर्शन है? तो ये ठोस है और यहीं पर ही क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। तो यही भाग पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं, जिसे हम कोर कहते हैं। ये आपका मेंटल है और मेंटल मैंने क्या बताया कि पूरा मेंटल में क्या भरा हुआ है? लावा भरा हुआ है। और लावा है तो कैसा है? लिक्विड अवस्था में, यानी कैसा है? द्रव अवस्था में, लिक्विड यानी फ्लूइड अवस्था में है। ठीक है। अब यहाँ से क्या है? अगर यहाँ से पी तरंगे अगर जन्म लेती है तो पी तरंगे कैसी होती है? तो इस तरह से पी तरंगे जन्म ले रही है, इस तरह से चल रही है पी तरंगे। ठीक है, इस तरह से जन्म ले रही है पी तरंगे। ठीक, इस तरह से चल रही है, इस तरह से पी तरंगे जन्म ले रही है। ठीक, ये इस तरह से पी तरंगे नहीं, जितनी भी पी तरंगे हैं सभी पी तरंगों ने क्या ले लिया? जन्म ले लिया। ठीक, ये है पी तरंगों के बारे में। और मैंने एक लाइन ये भी लिखवाई है कि जो तरंगे हैं ये अलग अलग माध्यमों में चलने पर अपवर्तित और परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, ये ठोस था, क्योंकि भूपर पट्टी वाला भाग कैसा है? ठोस है। ये भाग याद रखना, ठोस है। ठोस के बाद में द्रव में गई तो ठोस से द्रव में जाएगी तो क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी, परावर्तित अपवर्तित हो जाएगी, मतलब अपने माध्यम से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से विचलित होती है। जो तरंगे यहाँ पर आती है, यहाँ से उड़ के आई है, जो तरंगे इधर के लिए आई है, तो ये क्या होने लग जाएगी? विचलित होने लग जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से भी कुछ इस तरह से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। ये याद रखना कि क्या हो रही है? विचलित हो रही है। और फिर से यहाँ पर क्या हो गया? फिर से ठोस वाला एरिया। तो याद रखना है, जिसे पी तरंगे जो है यहाँ से निकल कर एक केंद्र से भी होकर क्या हो रही है? गुजर रही है। तो याद रखना कि जो पी तरंगे है अगर यहाँ से जन्म ले तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुँच रही है, यानी क्रोड़ पे भी जा रही है, क्योंकि ये तीनों माध्यमों में चल सकती है। और उसके बाद में जब ये इधर आएगी तो ये बराबर ऐसे चलने लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से ऐसे चलने लग जाएगी। लेकिन क्या ये जहाँ से टिल्टेड हुई है, ये जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से ये जो एरिया है, ये क्या एरिया कभी यहाँ पर क्या पी तरंगे पहुँची? नहीं पहुँची। तो इस एरिया को कहते हैं छाया जोन, छाया क्षेत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं छाया क्षेत्र या शैडो जोन कहते हैं। इसको कहते हैं शैडो जोन। और ये कितना होता है? तो याद रखना 5000 वर्ग किलोमीटर का होता है, किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होता है? 5000 वर्ग किलोमीटर का होता है। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र जो होता है वो इस तरह से होता है। कभी आपसे पूछे तो इस तरह आपको बता देना है। अब ये पी तरंगे ही नहीं, एस तरंगे भी बनाती है। एस तरंगों का देख लो, क्योंकि ये प्राइमरी वेव्स थी। अब एस तरंगों का शैडो जोन कैसा बनता है? यहाँ पर मैं दूसरी, नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? मैं इधर का मिटा देता हूँ। ये है एस तरंगों का। ठीक है, ये फर्स्ट है पी तरंगों का, दूसरा है एस तरंगों का। ठीक है, यानी सेकेंडरी वेव्स का है। ठीक, इस तरह से मैंने तीनों भाग बना दिए। अगर यहाँ से अगर भूकंप जन्म ले इस एरिया से, तो ये क्या है? द्रव अवस्था है, ये ठोस है। और एस तरंगे जब द्रव अवस्था में चलती नहीं है, यानी लिक्विड में चलेगी ही नहीं, तो क्या होगा? ये सिर्फ यहाँ से जन्म लेगी, ऐसे चलेगी। ठीक है, ऐसे चलेगी, यहाँ से आएगी और यहाँ तक के तो आ जाएगी, यहाँ से इधर बाहर के बाहर। ठीक है, इस तरह से तो बन जाएगी। इधर भी ऐसे ही बनेगी, चलेगी चलेगी चलेगी। ठीक है, इसके अंदर से नहीं, इसके बाहर बाहर से चली जाएगी। परंतु ये जो यहाँ से इतना जो एरिया है, ये छाया जोन बन जाएगा। तो ये है छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र या शैडो
जोन, शैडो जोन किसका है? एस तरंगों का शैडो जोन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी यूज़फुल और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे से इसे तैयार किया गया है, बनाने की पूरी फुल कोशिश की गई है और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ में और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।